ओके जी, गुड इवनिंग। सो मेनली जो अभी इस बैच का पर्पस है ना, ये में अभी दो हम एक साथ कवर करेंगे। तो एक तो एकलव्य 3 है जो कि जैम 2026 के लिए होगा, और दूसरा इसमें अर्जुना 2 है जो कि गेट है जैम एमएस का मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और गेट 2026 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये कोड है ऑफिशियल एकलव्य बाकी, ठीक है ना। तो ये हमारा ये वाला बैच है जो अभी हम लोग आज स्पेशली है ना चल रहा है। बाकी हमारा जो बैच रनिंग है आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो जैसे तो ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्या है, 1 अगस्त 2025 को, ठीक है ना। और बाकी आइडिया होगा आप लोगों को, एकलव्य 1 जो था इसमें ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 में, और एकलव्य 2 जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1 जून को, है ना। ये 1 जनवरी को अराउंड 1 या 2 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था 1 जून को, है ना, 25 को। और अभी है ना इसमें एक और बैच हमारा अभी, ये तो है ना, ये तो पता चल गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे इधर उधर करते हैं, तो अभी थोड़ी क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। बिकॉज मैं आपको ये बोलूँगा, कुछ बच्चे होंगे जो पहले क्लब्या 1 में थे तो लगा बैकलॉग हो गया तो क्लब्या 2 में आ गए, उनका बैकलॉग हो गया क्लब्या 3 में आ गए होंगे। तो देखो, सिर्फ वीडियो देखने से, लाइव क्लास करने से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको समहाउ एज सून एज पॉसिबल सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी भी एक बैच से लाइव में, या नहीं तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप में है पिछले साल के एकलव्य 1 एकलव्य 2 जो बैच था उसका, अर्जुना 1 का। तो हमने इसको अर्जुना 2 इसलिए किया कि अर्जुना 1 पिछले साल हमने पूरा गेट बैच पढ़ाए थे, तो इसलिए अर्जुना 2 कंटिन्यू किया इस बार। सो ऑलरेडी इसका रिकॉर्डिंग ऐप में है। सो एज सून एज यू फिनिश सिलेबस, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उस पर बेस्ड कुछ नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गया। तो आप प्रैक्टिस करो, डाउट हो पूछो, मतलब अपने आप को आप जस्ट यू इम्प्रूव योर सेल्फ बाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो छोटे छोटे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो खराब है, बिगड़े हुए, या जो नहीं लगा पा रहे हो, वो ठीक होते चले जाएंगे बाई मतलब ओवर टाइम। ये है, क्योंकि सिर्फ मतलब जो बच्चे मान लो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो सिर्फ वीडियो देखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से, और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी, है ना। नहीं होंगे कुछ क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, उसका हेल्प लो, डिफरेंट जगह सीखो, फिर सॉल्व करो। तो मतलब एज मच एज पॉसिबल आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये पर्पस है, सिलेबस जितना जल्दी हो सके समहाउ कंप्लीट करो, है ना। ये है, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है तो उनको तो है ना टाइम लगेगा थोड़ा सा। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार क्विकली रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, लेकिन रिवीजन तब करो, रिवीजन तो तब करोगे ना जब तुम एक बार सिलेबस किए हो। विजन होगा तभी तो रिवीजन होगा। सो एक बार तुमने अगर कर रखा, 2 3 4 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो अपने तरीके से रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर कई बार सॉल्व कर लोगे तो उसके आपको क्रक्स समझ आ जाएगा, क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ पूछा जा रहा है। देन बाहर के क्वेश्चंस उठाओ, डीपीपीज या बुक के एक्सरसाइजेज या सॉल्व एग्जाम्पल्स, है ना, या मॉक टेस्ट, सम है, कुछ भी बैठ के सॉल्व करो जितना कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ रहा ना कि पूरे साल वीडियो ही देखे रहे एग्जाम तक। तो उससे दिक्कत क्या है कि आप एग्जाम में शायद क्वेश्चन ना सॉल्व करवाओगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, बाकी है ना किसी एक एग्जाम को फोकस करो। जैसे अभी एक और, जैसे अभी आज से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रयास 2, ठीक है। सो ये प्रयास 2.0 बैच जो है ये CSIR नेट के लिए है, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे, अभी मेनली शायद मैं पढ़ाऊंगा नहीं कुछ आज, अभी बस एक बार डिस्कशन होगा, फिर प्लान होगी, फिर कल से क्लासेस कंटेंट स्टार्ट करूंगा। तो मेनली आप लोगों के मन में जो भी क्वेरीज होंगे या जो कंसर्न्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बच्चे लाइव में आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, है ना। ये चीज़ है। तो ये है ना, प्रयास 2 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि CSIR नेट का बैच है। तो ये दिसंबर 2025 के लिए भी टारगेट है, मतलब इसमें रहेगा, और जून 2026 के लिए भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि नेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने पे होता है। तो ये पूरा हम लोग इस बार हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, यूनिट 1 2 3 4। यूनिट 4 मैं पढ़ाऊँगा, यूनिट 1 परिमल सर पढ़ाते हैं। अभी हमारा ये नेट का चौथा बैच है, हमने पहला बैच जनवरी 2024 में स्टार्ट किया था।
फिर है ना उसके बाद अगस्त 2024 में स्टार्ट हुआ था, फिर अभी हमने जनवरी 2025 में स्टार्ट किया था। ये चौथा बैच है, अगस्त 2000 अभी 25 में स्टार्ट हुआ था। नेट का हमारा ये चौथा बैच है, ठीक है, जिसमें 2 क्रैश कोर्स थे और 2 फुल पैकेज बैच। तो ऑलरेडी नेट का भी मतलब जैम गेट नेट CUET ISI इन सब का रिकॉर्डेड ऑलरेडी ऐप पे है, सो आप वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हो। बाकी हम क्वेरी पे आते हो, ये हमारा बैच है। तो अभी इसका टाइम तो ये ऑलरेडी चल रहा है। तो इसमें मैथ्स पोर्सन कंप्लीट हो गया है ना, इसमें मैथ्स पोर्सन परिमल सर ने कराया, वो कंप्लीट हो गया। अब स्टैट्स बाकी है, इसमें मैं अभी स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन में स्टैट्स पूरा। स्टैट्स का भी कुछ पार्ट मैंने करा दिया, कुछ बाकी है इसमें। स्टैट्स वही हो गया है, यूनिवेरिएट कंप्लीट हो गया है। बाकी इसमें मैथ्स में इंटीग्रल चल रहा है अभी, उसके बाद मैथ्स के दोनों पोर्शन मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये है। अब बाकी रह गया प्रयास का। सो प्रयास जो है आपके पास ये नेट का है। तो अभी तो परिमल सर स्टार्ट करेंगे कल से, आज तो मैंने रखा हुआ है ना, आज इसका टाइम अभी है ना, आज मेरे 3 बैच है ना, अभी क्या है 6 से 7:30 में हमने रखा हुआ है ये वाला, इन दोनों का क्लास है, ठीक है। फिर इसकी क्लास है, इस वाले बैच की क्लास मैंने आज रखा हुआ है, इसका है 7:30 से 9, ठीक है। और आज इसका क्लास मैंने रखा हुआ है 9 से 11। तो ये मेरा शेड्यूल है, और इसमें आज परिमल सर की क्लास है, तो उनका आई थिंक 6:30 से 8:30 है परिमल सर की इसमें, है ना। तो ये बैचेस के डिफरेंट टाइमिंग्स है जो ग्रुप में आपको अपडेट हो रहे होंगे। तो आप कोई एक बैच को ढंग से फॉलो करो, कोई एक एग्जाम को ढंग से फॉलो करो। इट्स नॉट लाइक कि जैम की भी तैयारी कर रहे हैं, गेट की भी कर रहे हैं, नेट की भी एक साथ सब कर रहे हैं। यू फोकस ऑन वन एग्जाम, आप एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करके उस पर फोकस करो, उसके साथ बाकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। यू प्रायोरिटाइज वन थिंग एंड देन फोकस ऑन दैट। ये है, ये नहीं कि सारे बैच में आ रहे हैं, सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो ऐसा होगा कहीं के नहीं रहोगे, है ना। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज वन एग्जाम एंड प्रायोरिटाइज वन बैच, उसके पूरा कंटेंट फॉलो करो, उस एग्जाम को करो। फिर जब वो एग्जाम, मतलब एक एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना ही है, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। बाकी एग्जाम दे दोगे निकल आएगा। जो जैम के ढंग से तैयारी कर लोगे तो गेट यूं ही अच्छे से निकल आएगा, गेट की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो जैम भी यूं ही निकल आएगा। मतलब क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट अब इक्वली कर दिया, बस एक टॉपिक का डिफरेंस रह गया डिस्क्रिप्टिव का, कि जैम में डिस्क्रिप्टिव है, गेट में डिस्क्रिप्टिव नहीं है। बाकी वहाँ रिग्रेशन गेट में थोड़ा डिटेल में है, मल्टीवेरिएट थोड़ा डिटेल में है। यहाँ पे जैम में रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन है बस, जैम में बाईवेरिएट नॉर्मल है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल उतना डिटेल में नहीं है। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिलेबस आपको मोरलेस इक्वली हो गया है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस है बस वैसा है। तो इसलिए हमने साथ रखा। तो पहले हम लोग कॉमन सिलेबस कवर करेंगे, देन विल सेपरेट बैच। तब तक इसका सिलेबस खत्म हो चुका होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तब जाके फिर बाकी पे काम करेंगे, है ना। तो 1 बाई 1 होगा, हम 2 लोग अभी पढ़ा रहे हैं, मैं और परिमल सर, तो वैसे ही होगा। सो अभी जो नेट वाले बच्चे हैं इनकी क्लास, आज तो मैं ऐसे इंट्रोडक्शन अभी लूँगा आज शाम को, एंड देन इसमें परिमल सर अभी क्लास स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, फिर आगे मैं यूनिट 4 पढ़ाऊँगा। बाकी कुछ क्वेरीज आप लोग कुछ कंसर्न से बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेनली हमारा इस बैच में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारा पर्पस रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी कर रहे हैं, बाकी ये बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो मतलब 5 बैच अभी हमारा समझो चल रहा है एक प्रॉपर। हालांकि एकलव्य 2 जो था, एकलव्य 1 एकलव्य 2, ये जैम गेट दोनों इसमें भी कवर हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट जैम का ही है ये। जो एकलव्य 1 था हमारा, ये जैम एंड गेट दोनों के लिए था, ठीक है। एकलव्य 2 था, ये भी जैम एंड गेट दोनों के लिए था, मतलब है चल रहा है जैम एंड गेट के लिए जैम एंड। और ये एकलव्य 3 अभी जैम का नाम रखा है, अर्जुना 2 ने गेट का रखा अभी, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है हमारा। बाकी जिनको जो पूछना बताइए। सर आप बैच में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स से शुरू करेंगे या प्रोबेबिलिटी से? ओके, डिस्क्रिप्टिव एक्चुअली गेट में नहीं है, तो मुझे गेट का बैच सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वही बाद में स्टार्ट करेंगे, मैं कुछ आगे से स्टार्ट करूँगा। डिस्क्रिप्टिव इज़ नॉट पार्ट ऑफ गेट, डिस्क्रिप्टिव एक्चुअली नेट में है और जैम में है, तो कुछ उस तरह से शेड्यूल करना पड़ेगा मुझे, है ना। सो आप लोग बताइए कैसे करना है। सो डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट, आज तो इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्टिव से अगर स्टार्ट करेंगे तो जैम और नेट की मैं कॉमन क्लास ले सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव वाले में, है ना। सो ये है, उसका सिलेबस में हो जाएगा। तो उस तरह से भी प्लान करता हूँ थोड़ा भी टाइम, आज तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन का है, एग्जाम को समझना और पैटर्न का है, ठीक है ना। तो नेट का हम लोग बात करेंगे उसमें, अभी अभी मैं इसकी बात करता हूँ। बाद में जैम गेट अलग हो जाएगा, जैसे जो टॉपिक गेट में नहीं है ना, सिर्फ जैम में, तो सिर्फ जैम में कराएंगे। जो गेट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है तो सिर्फ गेट में कराएंगे, तो वो सेपरेट हो जाएगा। बट मैं ये कहूँगा यू प्रायोरिटाइज वन एग्जाम वन बैच एंड फोकस ऑन दैट, ये चीज़ है। बाकी जो कुछ क्वेरीज है एग्जाम आप लोग समझ रहे होंगे। सो जो पैटर्न है, अगर हम थोड़ी एग्जाम की बात करें, सो IIT जैम 2026 में थोड़ा सा है ना, इस बार उन्होंने मतलब वो
सरप्राइज़ किया है अभी। सो उसमें थोड़ा ना चेंजेज हुए हैं। तो सिलेबस आप लोग जानते होंगे, इसका जो एग्ज़ाम का डेट है ये सब पता ही ना सब लोगों को, 15 फेब को इस बार एग्ज़ाम है 2026 में, ये है वैसा है। बाकी सिलेबस सिलेबस के जो पार्ट हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न तो सबको पता होगा, 60 क्वेश्चन आते हैं, ये सब पता है ना, 60 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ, NAT, ठीक है, ये होगा। एंड ठीक है, ये गेट में भी इस तरह के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी MCQ, MSQ, NAT। डिफरेंस क्या है कि जो जैम का सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, गेट का क्या है, तो बाकी जैम में आपके पास इसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन है अराउंड, अभी तो क्लैरिफाई नहीं किया, बट ये क्योंकि स्टैट्स का सिलेबस बढ़ाया इन्होंने, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जब मैथ रहेगा 25% मैथ्स पोर्शन रहेगा और 75% अराउंड स्टैट्स पोर्शन रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये जैम MS की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये अराउंड रहेगा। मैथ्स में क्या क्या है जैम MS में, मैथ्स में आपका वही इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा है और सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो ये वाला पार्ट है। स्टैट्स में क्या क्या है, स्टैट्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी बेसिक, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो ये वाला पार्ट जैम में है। गेट में क्या है, सो गेट में आप आएंगे तो गेट में एक है एप्टीट्यूड, है ना। सो ये आप गेट को समझ रहे होंगे, एप्टीट्यूड ये आता है 15 मार्क्स का, इसके होते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। बाकी जो बचता है मैथ्स पोर्शन और स्टैट्स पोर्शन, सो अराउंड मैथ्स पोर्शन 25 मार्क्स के होते हैं और ये अराउंड जो होगा हमारा 60 मार्क्स का होगा, है ना। अब ये फिक्स तो नहीं है, 20 to 25 कर देता हूँ, तो 20 से 25 मार्क्स का होगा, ये जनरली रहता है। और यहाँ पे जो आपका आएगा 60 to 65, ठीक है, मार्क्स का होगा। सो अराउंड ये रहता है इसका एक्सपेक्टेड गेट ST की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये सिलेबस है, जैम एंड गेट का सिलेबस हो गया। एग्जाम पैटर्न, इसमें टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ टोटल जो गेट में है 65 क्वेश्चन है और इसका 100 मार्क्स कंट्रीब्यूशन है, ओके। बाकी जिनके कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछो, अदरवाइज है ना बाकी जो मैं बता देता हूँ। जैम के लिए आपको पता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनका अपना वेबसाइट है, जैम 2026 का वेबसाइट आ गया है। गेट का अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मुझे लगता है एक 1 वीक में आ जाएगा, आ जाना चाहिए, ठीक है। सो गेट का भी अभी आने वाला है तो वो आ जाएगा। जैम का बाकी आप लोग जो भी चीज़ें हो, जैसे सिलेबस आप लोगों को मैं बता रहा था, सिलेबस ये है, आप जानते ही होंगे ना, स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। सो इस बार जैम में थोड़ा सा इन्होंने वो किया ना, तो जैसे ये जैम का सिलेबस है, तो आप देखेंगे तो ये पूरा पार्ट जैम एंड गेट दोनों में है, सीक्वेंस सीरीज। मैं गेट का भी सिलेबस दिखाऊंगा आपको, सो दैट आप ये कंपेयर कर सको कि जैम गेट में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट पूरा गेट में भी है, जैम में भी है, ये पार्ट भी गेट जैम दोनों में है, ये भी जैम गेट दोनों में है। उतना डिटेल वहाँ लिखा नहीं है, ये भी जैम गेट दोनों, मैथ्स पोर्शन तो पूरा है ये भी। सो जो मैथ्स पोर्शन जैम का है वो टोटली गेट में भी है, ठीक है। अब रह गया स्टैटिस्टिक्स में आओगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इस बार ऐड हुआ है जैम में, तो ये गेट में नहीं है, तो ये जैम में आपका एक्स्ट्रा है, लेकिन ये पोर्शन ISI MStats में आता है, ये पोर्शन नेट में आता है, ठीक है। बाकी ये प्रोबेबिलिटी दोनों जगह है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम गेट दोनों में है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैम गेट दोनों में है, लिमिट थ्योरम्स जैम गेट दोनों में है। लिमिट थ्योरम पहले कम था, अभी देखोगे लिमिट थ्योरम का सिलेबस एक्जैक्टली सेम कर दिया है, यहाँ चारों तरह के कन्वर्जेंस आपको पढ़ने हैं जो कि गेट में भी है, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वही chi² FT डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी यहाँ भी है और वो गेट में भी है। स्टिमेशन जैम गेट दोनों में है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैम गेट दोनों में है, नॉन पैरामीट्रिक जैम गेट दोनों में है, स्टोकेस्टिक जैम गेट दोनों में है। तो जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, एक टॉपिक छोड़ के वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो ये वाला पार्ट है। बाकी अगर आप गेट का सिलेबस देखेंगे तो हम डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट से। सो अभी तो 26 का वेबसाइट आया नहीं है, तो 25 के वेबसाइट से ही काम चलाते हैं। सो मेनली हम लोग सिलेबस डाउनलोड करने वाले हैं ना, तो सिलेबस जो है
सारी जानकारी वेबसाइट पे है। अब है ना, जैम में भी यू कैन अपियर फॉर 2 एग्जाम, इन गेट ऑल्सो यू कैन अपियर फॉर 2 एग्जाम, ठीक है। बाकी जिनके जो क्वेरीज हो आप पूछो अपने हिसाब से, अदरवाइज हम लोग आगे अपने हिसाब से मैं चीज़ें करवा दूंगा, अगर आपके कुछ कंसर्न्स नहीं होंगे। तो ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा गेट में ना मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, ये जैम में नहीं है, ठीक है। मतलब ये सेट्स बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ मिलेंगे आपको। रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये सब नया है, ये थोड़ा जैम के अलावा एक्स्ट्रा है गेट में, जो कि अलग से कराया जाएगा। फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, है ना। अभी जैसे मैं आज की क्लास में कॉमन ले रहा हूँ एकलव्या 3 एंड अर्जुना 2 की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा। अभी शेड्यूल आएगा तो जो अर्जुना 2, अर्जुना इज फुल्ली गेट बैच, तो गेट की अलग से भी क्लास शेड्यूल होंगी। अभी चूंकि टाइम का आज शॉर्टेज था, हमने साथ रखा है। अदरवाइज ऐसा होगा कि जैम का बैच अलग चलेगा, जो एकलव्या नाम से है, गेट का अलग होगा, नेट का अलग होगा, इस तरह से 3 बैचें चलेंगे अलग अलग। तो गेट में प्योरली गेट फोकस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गेट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जिसको अलग से हमें कराना पड़ेगा। तो गेट का हम लोग अलग से बैच अभी करेंगे, शेड्यूल एक बार फिक्स करके, फिर उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो ग्रुप में शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है ना। अभी शेड्यूल आपका ग्रुप में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है यू कैन आस्क। बाकी एक बार सिलेबस देख लो। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये जैम में भी है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। अब ये जो वहाँ कैलकुलस था, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, उन्होंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी गेट में एक्स्ट्रा है ना, अदर देन जैम। तो इस तरह से हो जाएगा। एंड ठीक है, बाकी देख लीजिए। तो ये सब पूरा इसमें जो कैलकुलस सिर्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तीनों इसमें आ गया। अब इंटीग्रल में देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, देयर एप्लीकेशंस, इतना ही लिख के इन्होंने निपटा दिया है, ठीक है। सो इस तरह से है। बाकी मैट्रिक्स थ्योरी में पूरा लीनियर अलजेब्रा है, जो कि जैम में भी है यहाँ पे। फिर ये प्रॉबिलिटी में इन्होंने पूरा रैंडम वेरिएबल प्रॉबिलिटी में ही पूरा इन्होंने लिख दिया है एक्चुअली, कि जो रैंडम वेरिएबल पीएमएफ पीडीएफ एक साथ है। स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आपके पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस, यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा है, जैसे बर्थ डेथ प्रोसेस, ब्राउनियन मोशन, ये सब एक्स्ट्रा है। जो जैम में सिलेबस दिया है वो सिर्फ है मार्कोव चेन भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा है ना, जस्ट स्टोकेस्टिक प्रोसेस लिखा है उन्होंने, है ना। जैम का जो सिलेबस था, अच्छा उसमें लिखा ना वो स्टेट प्रोबेबिलिटी, उस तरह से अलग से नाम उन्होंने दिया है ना यहाँ पे। सो मार्कोव चेन यहाँ पे है, और क्या है, तो ये वहाँ भी है एक्चुअली, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी है, पॉइजन प्रोसेस भी है, बर्थ डेथ प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो जैम में सिर्फ यहाँ तक है, तो गेट में कुछ एक्स्ट्रा है, इसलिए हम सोच रहे हैं गेट का बैच अलग, मतलब कंटेंट जब पढ़ाना शुरू करेंगे गेट का अलग रखेंगे टाइम, जैम का अलग रखेंगे। वो भी 1-2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा, मंडे से ये सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएगा। अभी क्लास हमने आज कॉमन रखा है, ठीक है ना। सो क्लासेस तीनों की अलग अलग चलेगी। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जैम की अलग, गेट की अलग, नेट की अलग, तीनों की अलग अलग क्लास चले, सो दैट उसी रेलिवेंट जो एग्जाम है, कंसर्न्ड एग्जाम का सिलेबस हो प्योरली उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, उस एग्जाम के लेवल या प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे वैसा, ठीक है। सो ये बाकी देख लीजिए, स्टोकेस्टिक प्रोसेस में थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा है, ब्राउनियन मोशन, प्योर है ना, प्योर बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, बाकी है ना ये है। एस्टिमेशन में भी यहाँ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, 1-2 कंटेंट, ठीक है। बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी यहाँ थोड़ा सा होगा कि अनबायस्ड टेस्ट गेट में है, जैम में नहीं है। अनबायस्ड टेस्ट जो ये टॉपिक है, अनबायस्ड टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, ठीक है। फिर एमएलआर प्रॉपर्टी जैम में नहीं है, यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको अलग से कराना ठीक रहेगा। जैसे पिछले साल हमने अलग जैम का बैच हमारा बिल्कुल अलग चल रहा था, गेट का अलग चल रहा, पिछले बार 3 बैच चलाए थे, मतलब 4 बैच पिछले बार भी था, तो वहाँ पिछले बार पवन सर थे, परिमल सर थे, है ना। सो दोनों लोग, हम 3 लोग थे एक्चुअली उस समय। तो जैसे एकलव्या 1, एकलव्या 2, प्रयास 1, अर्जुना 1, तो पिछले साल ये 4 बैच चले थे हमारे। तो उसमें कुछ पवन सर पढ़ा रहे थे, कुछ में परिमल सर, फिर कुछ में मैं पढ़ा रहा था, ऐसे करके अलग अलग चारों बैच चला था। एकलव्या 1, एकलव्या 2 जो कि जैम का था, अर्जुना 1 गेट का था, प्रयास नेट का था, और ये सबकी क्लासेस अलग अलग चलती थी इस तरह से। गेट का हमने कुछ पार्ट कॉमन कराए थे नेट के साथ, ठीक है, क्योंकि ये गेट वाला जितना कंटेंट है ये पूरा नेट में एज इट इज है, ठीक है। सो ये रहेगा।
एंड बाकी मल्टीवेरिएट में देखिए, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, तो ये जैम में एक्स्ट्रा है जो कि सॉरी गेट में एक्स्ट्रा है जो कि जैम में नहीं है, ठीक है। बाकी रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैम में भी है, गेट में यहाँ एक्स्ट्रा है, और बाकी आर स्क्वायर ये सब एक्स्ट्रा है ना। सो ये सब ये आपका गेट का सिलेबस है, आप ये देख पा रहे होंगे, तो वैसा है। बाकी कल से मैं कोशिश करूंगा गेट का बैच अलग होगी और जैम की बैच अलग, मतलब एकलव्य 3 की क्लास अलग होगी। सो किसी के साथ अभी वो करना पड़ेगा और फिर बाकी उसको अलग रखेंगे, ठीक है ना। सो वो शेड्यूल हमें बनाते हैं, अभी थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, अभी तो जस्ट है ना, सो जस्ट प्लानिंग। बाकी जिनके जो क्वेरी है सर, जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनके डीपीपीज भी ऐड होंगे। जी जी बिल्कुल, जो न्यू टॉपिक अभी ऐड हुए हैं उस पे बेस डीपीपी बन रहे हैं, ड्राइव में आप देखिए अभी आ जाएगा, वो आपको ऐप में ही मिल जाएगा। सो अभी जैसे पहले 393 थे, इस महीने बहुत सारे बने हैं, तो अभी 400 समथिंग आप देखेंगे हो गया है, शायद मुझे लग रहा है 425 तक, नहीं ज़्यादा ही है, अराउंड 450 के आसपास, 445 तक हो गया डीपीपी। ये अभी 500-600 आगे बनेगा, तो जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ उस पर डीपीपी बन रहे हैं, मॉक टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आपको अपडेटेड वाला मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी आपके जो सजेशंस होंगे, यस यस ये ISI एमस्टैट्स के लिए भी है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी देखो जैम और ISI एमस्टैट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, तो जैम के साथ ISI एमस्टैट्स का हम लोग चला सकते हैं, जिसमें जैम और ISI, क्योंकि ISI के जैम के बाद में हमारे पास टाइम मिलेगा, तो शुरू में हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे जैम और ISI एमस्टैट्स का, कि दोनों का एक साथ चलाएंगे, जो है जैसे एकलव्य 1 2 3, तो जो जैम का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही ISI का भी है, मतलब कंटेंट वहाँ पे है, सो उसके साथ ही हम लोग रन करेंगे। दिस इज ऑल्सो फॉर ISI एमस्टैट्स एक्चुअली, यस। सो एंड गेट की क्लास कितने बजे शेड्यूल होगी सर, गेट का स्कोप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी 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 बिल्कुल, ये मेनली अभी इंट्रोडक्शन के लिए, जो भी आपके कंसर्न्स उसके लिए रखा है, क्योंकि अभी 4 है ना, जैसे मैंने बैचे बताया, बाकी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जिन लोगों को ISI एमस्टैट्स का कह रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग ISI एमस्टैट्स का पार्ट भी ये इसके साथ ही रहेगा। सो ये ISI एमस्टैट्स का हम लोग इसके साथ ही अभी चलाएंगे, ठीक है, 2026 के लिए ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अभी साथ चलेगा, फिर बाद में सेपरेट कर देंगे जब एक बार हो जाएगा, क्योंकि जैम 15 फरवरी को है और ISI का एग्ज़ाम अराउंड मई में होता है, तो मार्च अप्रैल मई है ना, ऑलमोस्ट 3 महीने आपको कम से कम मिलेंगे। सो सिलेबस तो यहीं कवर हो जाएगा, मेन रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस सेशन हम लोग ISI के लिए अलग से रखेंगे जैम के बाद, प्रॉपर बेस्ड ऑन ISI। इस बार मॉक टेस्ट भी रखेंगे और मॉक इंटरव्यूज भी होंगे ISI एमस्टैट्स का, ये है ठीक है। सो हाँ, बाकी जो स्कोप की बात कर रहे हैं, तो स्कोप आपको देखो ये जो है हमारे पास जैम का स्कोप क्या है, जैम इज फॉर मेनली मास्टर एडमिशन, MSc एडमिशन इन IIT, स्पेशली हम जैम MS की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ फॉर MSc स्टैटिस्टिक्स एडमिशन, इसका लिमिटेड स्कोप जैम का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टिसिपेटेड नहीं है जैम MS में। IIT बॉम्बे में 2 कोर्स आपको हैं, IIT बॉम्बे में MSc स्टैटिस्टिक्स है और MSc ऑपरेशन रिसर्च है, ये मिल सकता है जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स देके। फिर IIT कानपुर में MSc स्टैटिस्टिक्स है, IIT तिरुपति में MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, और IIT पलक्कर में MSc मैथमेटिक्स है। तो यही आपके पास कितने 4 इंस्टीट्यूट हो गए मेनली, मतलब 4 तो यहाँ कोर्स हो गया ना, जैसे एक हो गया बॉम्बे, कानपुर, तिरुपति और पलक्कर, तो पलक्कर मैथ्स का है, तो आप अगर इसको इंक्लूड करना चाहो तो 4 इंस्टीट्यूट हो गया और 5 कोर्स हो गए ऐसे देखोगे तो। MSc OR बॉम्बे में, MSc स्टैट्स बॉम्बे में, MSc स्टैट्स कानपुर, MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तिरुपति में, और MSc मैथमेटिक्स IIT पलक्कर में। तो ये आपके पास 4 इंस्टीट्यूट और 5 कोर्स का ही ऑप्शन है जैम MS के थ्रू IITs में। फिर ऑप्शन और भी बाहर हैं, NITs के ऑप्शन है, NIT में MSc डेटा साइंस है, या MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, MSc मैथमेटिक्स है, ये जैम MS से मिलेगा आपको। फिर ट्रिपल ITs में MSc डेटा साइंस है, MSc इकोनॉमिक मैनेजमेंट साइंस है, MSc है ना, इस तरह के कोर्सेज हैं कुछ, तो जहाँ पे आप जैसे ट्रिपल IT ग्वालियर है, ट्रिपल IT लखनऊ है, इन सब में MSc डेटा साइंस के कोर्सेज हैं जैम MS के थ्रू। तो ये स्कोप जैम का हो गया। भाई गेट का स्कोप की बात करें, सो गेट का जो पर्पस है, ठीक है ना, तो इसका MSc एडमिशन इन IIT, NIT, ट्रिपल IT या आइजर्स, ठीक है, या फिर IISc और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, उसमें आपका एडमिशन होगा। सो इसका जैम का पर्पस, जैम का पर्पस क्या है, MSc एडमिशन या MSc PhD डुअल डिग्री कोर्स भी है। सो IIT NIT है ना, डिफरेंट प्रोग्राम में। गेट का स्कोप क्या है, गेट का पर्पस एक तो PSU जॉब है, जो कि स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी ऑलमोस्ट नहीं आती है, तो ये है। दूसरा है MTech एडमिशन,
एमटेक एडमिशन आईआईटी में मिल सकता है, एमटेक डेटा साइंस या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या एमटेक कंप्यूटर साइंस, इस तरह के प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल सकता है अच्छे रैंक पे। तीसरा इसका जो पर्पस है पीएचडी एडमिशन, जो थर्ड पर्पस है पीएचडी एडमिशन। तो ये गेट का 3 पर्पस है गेट एग्जाम करवाने का। गेट के स्कोर के बेस पे आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड करती है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शुरू किया है गेट लेना, तो उससे आप एमटेक पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो सेंट्रल फंडेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है उन इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। और बाकी रह गया स्कोप से, क्लासेस में भी प्लान करके बताऊंगा, शेड्यूल ग्रुप में आ जाएगा, आप लोग ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में एक बार हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे है, तो थोड़ा प्लान करने का मेरे पास टाइम रहेगा, सो प्लान करके हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ, गेट जैम का स्कोप समझ आ गया। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि इस 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी कोई एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो ईयर वाइज, और आपको समझ आ जाएगा क्या पैटर्न और कैसे क्या है ना, कोई भी एक पेपर उठा कर देख लो, ठीक है जी। सो ये तो बस जैम गेट की इन्फॉर्मेशन के लिए था, और बाकी सिलेबस तो आपने देख लिया जैम गेट का, क्योंकि जो बच्चे जैम देते हैं ना उनको गेट भी दे सकते हैं, मैं फिर जैम 2 पेपर में अलाउड है गेट में, जो बच्चे गेट के प्योरली एस्पिरेंट्स हैं तो यू कैन गिव नेट ऑल्सो विथ गेट, है ना, या फिर जैम अगर देना चाहो दे सकते हो। कुछ बच्चे हैं जो दोबारा गेट जैम दे के, मतलब जैम गेट नेट आपको देखना है किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो जैम के बच्चे हैं, अब जैम के बाद आप CUET दे सकते हो, ISI MStats है, ISI MS QMS है, CMI MSc डेटा साइंस है, दीज आर एग्जाम्स दैट यू कैन ट्राई, ये है तो बैकअप के लिए, ठीक है। हाँ प्रियांशु, क्या 3 ईयर BSc गेट तो दे सकते हैं, लेकिन IITs में एलिजिबिलिटी का, यस जी, तो गेट का स्कोर जैसे अगले 3 साल के लिए वैलिड है, तो आप अभी गेट दोगे तो ये अगर अच्छा रैंक आया तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर BSc के बाद कोई डायरेक्ट यूज नहीं है इसका, आपको कुछ मिलेगा नहीं, एलिजिबल हैं आप एग्जाम देने के लिए जैसा आप कह भी रहे हैं, लेकिन आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप 4 ईयर बैचलर डिग्री आपके पास होगी, या BSc 3 ईयर प्लस 2 ईयर मास्टर्स होगी, तभी आपको एमटेक या PhD, या जॉब में भी जनरली यही मांगते हैं, जॉब जहाँ निकलता भी है जिसमें भी। सो जैसे मैं भी है ना 2022 में मेरा गेट में उस समय आई थिंक कितना रैंक, 19 रैंक 21 रैंक था शायद, हाँ 2022 में, 23 में मेरा 3rd रैंक था गेट में। सो तो उसके गेट के थ्रू मुझे भी SREEC में वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट का, लेवल 10 का जॉब था, है ना। तो उसमें अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट पे स्केल जो लेवल 10 है उसमें अराउंड 90,000 पर मंथ आपके बनते, मतलब 1 लाख के आसपास सैलरी बनती है टोटल, वो कट उठ के आपको आता है 85,000 90,000 के आसपास पर मंथ बनता है। लेकिन तू उस समय मैं PhD कर रहा था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, रेगुलर वैकेंसी आती नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत है, ठीक है। बाकी क्या पूछ रहे हैं आप, तो क्या कर सकते हैं, तो गेट जैम की वैलिडिटी जस्ट 1 ईयर है, जिस साल एग्जाम दिया उसी साल एडमिशन लेना पड़ेगा। गेट की वैलिडिटी अगले 3 साल है। नेट का एग्जाम की वैलिडिटी जो CSIR नेट का एग्जाम है उसमें अगर आप मान लो लेक्चरशिप क्वालिफाई करते हो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप लाइफ में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे तो आप एलिजिबल रहोगे उसके लिए, लेक्चरशिप के लिए। JRF की वैलिडिटी 2 साल की है, कि अगले 2 साल तक आपको कि कहीं PhD में एडमिशन लेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं, ये है, ठीक है जी। बाकी कुछ है ना, जैसे आप अगर पेपर का वो देखोगे तो इवन जैम में जो कॉमन सिलेबस है उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दैन गेट के। तो मैं ये बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे जैम एस्पिरेंट्स हैं, मान लो तुम जैम के एस्पिरेंट्स हो, जैम MS के, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जो मैथ्स पोर्सन है, मैथ्स पोर्सन का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो यू कैन प्रैक्टिस जैम MA क्वेश्चन। जैम MA 2005 से 2025 तक का पेपर है, ये क्वेश्चन मैथ्स पोर्सन के लिए कर लो। स्टैट्स पोर्शन के लिए थोड़े प्रैक्टिस करना हो तो इसमें आपके पास जैम MA एंड जैम MS का तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, है ना। तो अगर आपने सिलेबस एक बार कर लिया तो जस्ट ये प्रीवियस ईयर पेपर इसका सॉल्व कर लो, इसके PYQ भी सॉल्व कर सकते हो। स्टैट्स पोर्शन है अदर देन DPPs एंड मॉक टेस्ट, मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो स्टैट्स पोर्शन के लिए यू कैन सॉल्व ISI जो M स्टैट्स का पेपर है उसका PYQ। जैम MS का तो ऑब्वियसली करना ही है क्योंकि आप उसके एस्पिरेंट्स हैं। फिर बाकी जैसे ISS हो गया, इसके कर सकते हो, गेट के PYQs कर सकते हो, नेट के भी PYQ कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन स्टिक टू योर सिलेबस, जो ये जैम MS का सिलेबस है
उससे रिलेटेड क्वेश्चन से ट्राई करो, वही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये बस अदर देन बाकी आपको वही मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि आपको समहाउ जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर PYQ सॉल्व करके देख लो कितना कंफर्टेबल है। बाकी प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ उठा लो, बुक के एक्सरसाइज या DPP जो हमारे हैं वो सॉल्व कर सकते हो, और बाद में आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अब एज मच एज यू कैन डू इसी पे आप रिपीटेडली रिवीजन करो और इस पे काम करो। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है, सिलेबस ढंग से पहले कर लेना एक बारी, है ना। एक बार में परफेक्शन नहीं आएगा, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपने तैयारी शुरू किया, एक बार पढ़ लिया चीज़ों को, सब समझ आ जाएगा, सब कुछ कर लोगे, तो इतना आसान होता कोई भी कर लेता ना। सो ये आपको एफर्ट्स मांगेगा, यू नीड रिवीजन अगेन एंड अगेन, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा तब क्लैरिटी आएगी। फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आपको सीखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्योंकि मान लो आपका लेवल भी लो है इनिशियली, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, तो नहीं समझ आएगा। तो उसको समझने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो ये ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम होगा, आप टाइम दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। सो ये आपको फोकस करना है, चाहे किसी भी एग्जाम, चाहे जैम के एस्पिरेंट हो आप, या गेट के एस्पिरेंट्स हो, है ना, या नेट के एस्पिरेंट्स हो, आप किसी के भी, ठीक है। जैम MS, गेट ST, और नेट का मैथमेटिकल साइंस नाम से पेपर है। जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे, गेट स्टैटिस्टिक्स है, नेट मैथमेटिकल साइंस है, ठीक है। सो यही आपको करना है मेनली, और किसी भी एग्जाम आप देख लो आपका क्या प्रायोरिटीज है, उसके अकॉर्डिंग यू प्रिपेयर। ठीक है ना, और कुछ पूछना आप लोगों को जी। गेट कट ऑफ क्लियर करने के बाद कितना डिफिकल्ट होता है एडमिशन लेना इन IITs, किस कोर्स में बात कर रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ डूइंग PhD फ्रॉम, अच्छा PhD की बात कर रहे हैं। देखिए जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है कि गेट कट ऑफ, है ना, कह रहे कितना डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप गेट अच्छा रैंक से क्लियर कर लेते हो, इवन जस्ट अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हो, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि बिना गेट या नेट या कोई एक्सटर्नल फेलोशिप के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो आपको अप्लाई करने के लिए जैसे जो बच्चा IITs का है, तो उसके लिए एक स्कीम ये है कि IIT में आपके 8+ CGPA है, IIT से MSc किए हो, तो किसी IIT में PhD के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल एग्जाम क्वालिफाई किए, जैसे गेट नेट के। नहीं तो गेट निकालना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा, या इंस्पायर फेलोशिप है आपके पास, कोई फेलोशिप होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो गेट अगर आपने निकाल लिया तो क्वालिफाई करेगा, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब उनका फर्दर प्रोसेस है, इट्स नॉट डायरेक्ट प्रोसेस, है ना, दे हैव अ फर्दर प्रोसेस। सो फर्दर प्रोसेस ये है आपके पास कि उसमें एक्चुअली अप्लाई करोगे आप, फिर आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, अब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हुए तो हो सकता है आपको, मतलब वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा कि उसमें अगर शॉर्टलिस्ट होंगे आप तो आपको रिटर्न इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर दे विल कंडक्ट रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू, एंड देन बेस्ड ऑन दैट रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका फाइनल। तो मुझे लगता है मेनली जो है रिटर्न टेस्ट भी शॉर्टलिस्ट के लिए है और कम कैंडिडेट कम करने के लिए है। तो कुछ जगह डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और कुछ जगह रिटर्न भी होता है, तो इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको 50-60 एप्लीकेंट मिलते हैं एक इंस्टीट्यूट में, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा स्टैट्स का आपको, ठीक है। सो इस तरह से है। एंड डेली कितने आवर देना चाहिए जैम के लिए, देखो डेली ऐसे तो तुम जितना दे सकते हो ठीक है, लेकिन जैसे बच्चे जो फुल टाइम तैयारी करते हैं तो वो तुम 5-6 घंटे कम से कम डेली फुल फोकस प्रिपरेशन करो। जो बच्चे कोर्स के साथ कर रहे हैं, BSc के साथ, कॉलेज के साथ, तो वो कोशिश करो 2-3 घंटे थोड़ा प्रिपरेशन को टाइम दो, सेल्फ स्टडी अगर कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो यू ट्राई टू गिव 2-3 आवर्स डेली, ये है ना। कोशिश करो जैसे जब जो सिलेबस कर चुके हैं तो जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो डेली, 50-100 क्वेश्चन कोशिश करो सॉल्व करने का, ये है, ठीक है। बाकी हाँ, गेट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू स्टेज भी होता है IITs में जी, PhD एडमिशन के लिए। गेट तो क्वालिफाई करोगे तो आपको अप्लाई कर पाओगे, यू हैव टू डिफरेंट वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ गेट से हर साल 10 से 15 बच्चे किसी न किसी IIT में अभी एडमिशन ले रहे हैं PhD के लिए, डिफरेंट IIT में, आप कोई भी IIT का नाम बोलो वहाँ पे, क्योंकि गेट का बैच पिछले 4 साल से चला रहे हैं हम, तो हर साल, है ना, बच्चा कहीं ना कहीं वो एडमिशन लेके PhD कर रहा है हर इंस्टीट्यूट में, किसी भी IIT में, IIT NIT में कर सकते हो आप। सो यस, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्या मास्टर थीसिस का इंपॉर्टेंस रहता है PhD एडमिशन में, ऐसे तो वो मांगते नहीं है मास्टर थीसिस का, अगर है तो कभी वो पूछ लेते हैं प्रोजेक्ट किए थे क्या किए थे, तो उसमें थोड़ा बताओ, ये है।
नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो इंटरव्यू में आप अगर उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बता सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने मास्टर थीसिस में क्या किया है। मास्टर थीसिस का एज हो सकता है, अगर आप इंटरव्यू में पूछते रिसर्च एरिया क्या है, कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वो आप बता सकते हो कि मास्टर में हमने किया है तो ऐसा है, फिर वो पूछेंगे क्या किया, तो इस तरह से इंटरव्यू में थोड़ा हो सकता है। वैसे कोई एक्सटर्नल डायरेक्ट वेटेज नहीं है मास्टर थीसिस का पीएचडी प्रोसेस में। ठीक है। बैच का जो पोर्शन है हम कोशिश करेंगे नवंबर, क्योंकि अभी स्टार्ट करा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैम का एंड गेट का दोनों का। अभी मैं आज मैं कंबाइंड सेशन ले रहा हूँ गेट एंड जैम का, बट ये डेली नहीं रहेगा, अभी जैम गेट नेट मैं कहा तीनों का अलग अलग क्लासेस चलेंगी, ये है। सो वो शेड्यूल अभी आएगा, प्रॉपर शेड्यूल हम फिक्स कर देंगे, तो वो डेली उसके हिसाब से चलेगी। वो मेनली है ना अभी आजकल में आ जाएगा, तो मंडे से प्रॉपर तीनों की अलग अलग क्लास चलेगी, जैम की अलग, गेट की अलग, नेट की अलग। ठीक है। जैम में हमारे पास 3 बैच हो गया है, तो उसका भी मैं देखता हूँ कैसे मैनेज करेंगे। जैम में एकलव्य 1, एकलव्य 2, एकलव्य 3, तो जैम के साथ ही समझो आपका, क्योंकि जैम का फुल पोर्शन गेट में भी है, एक अब डिस्क्रिप्टिव आ गया है, गेट का फुल नेट में है, तो गेट नेट का हम थोड़ा सा कंबाइन कर पाएंगे, अगर कोशिश करेंगे तो वैसा हो सकता है। सो इस तरह से है, तो मैं कोशिश करता हूँ अभी प्लान करके, मे बी क्लासेस गेट नेट की हम साथ रखेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि गेट का पूरा सिलेबस नेट में है तो हो जाएगा, और जैम के क्लासेस अलग रखेंगे। ठीक है। तो उसका थोड़ा मुझे प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही बैच लॉन्च हुआ है, तभी तो मैं ना कॉलेज से आया हूँ, थोड़ा बैठ के कल खाली है, कल प्लान करके फिर हम उसके अंदर शेड्यूल फिक्स, क्योंकि मेरे पास टाइम 6 to 12 ही है, तो इसी में मुझे मैनेज करना है इवनिंग में, है ना। सो इसमें मुझे क्लासेस का देखना है, बाकी परिमल सर हमारे साथ हैं तो उनके साथ मिलके हम लोग देखते हैं कैसे प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको मिल जाएगा। बाकी जो आईएसआई के बच्चे हैं, सो दे आर विथ जैम बैच, वो जैम बैच में ही आपका चीज़ें हो जाएगा, क्योंकि जैम गेट का सिलेबस तो वैसे जैम बैच के साथ ही आप हो। तो अभी जैसे आईएसआई एमस्टैट्स के एस्पिरेंट हो, तो आईएसआई में सीटें बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना, 36 सीटें इस बार थी, और आईआईटीज़ में 128 है, फिर एनआईटीज़ में बहुत सारी सीटें, ट्रिपल आईटीज़ में बहुत सारी सीटें हैं, तो वैसे एमएस के थ्रू बहुत सीटें हैं, टोटल मिला लोगे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी का, तो बहुत सारी सीटें हैं उसमें, अगर काउंट करेंगे बहुत हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड मुझे लगता है टोटल अराउंड, जैसे ट्रिपल आईटी में देखेंगे तो वहाँ मुझे 50 सीट होगा, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, ये डाटा तो याद नहीं है, बट कई सारे कोर्सेस हैं ट्रिपल आईटीज़ एनआईटीज़ में, तो बहुत सीटें, आईआईटी में 128 सीटें अराउंड है, और उधर मुझे लगता है 200-250 सीटें सब मिला के होगा, एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिला के। तो इस तरह 300-400 बच्चों का एडमिशन हो सकता है इसके थ्रू, जैम एमएस के थ्रू, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप किसी भी कोर्स की बात करोगे तो ये ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है। और हाँ, रिवाइज कैसे करें, तो वही रिवाइज आपको फिर वही क्लास जो चल रहा है, तो जो टॉपिक हो चुका है उसको रेगुलरली रिवाइज करो, उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, बाकी आगे लाइव क्लास करोगे तो लाइव में भी करते रहो, जो पीछे निकल चुका उसको रेगुलर रिवाइज करते रहो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तो अपना नोट्स आप चाहो तो खुद बना लो, एंड नोट्स बना के उसको रेगुलरली रिवाइज करो, जो नई नई चीज़ें प्रिपरेशन जर्नी में पता चलेगी तो उसको नोट करते जाना अपने नोट्स में, तो अपना खुद एक नोट्स बना लो, उससे ये होगा कि तुम उसी को तुम रिवाइज करो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो पीवाई क्यूज हो, नॉन पीवाई क्यूज हो, मॉक टेस्ट हो, जितने प्रैक्टिस कर सको, और उस प्रोसेस में आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो नोट्स में ऐड करते रहना और उस नोट से रिवाइजन करते रहना, सो दैट चीज़ें दिमाग में रहेंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। वेदांत क्या पूछ रहे हैं आप, तो अभी मेनली हम जैम गेट का सेशन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट क्लास है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, सो दैट आपको पर्पस क्लियर हो कि क्यों तैयारी कर रहे हैं आप, एंड यू प्रायोरिटाइज वन एग्जाम। क्लासेस अलग अलग होंगी, अभी मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, स्पेशली गेट और नेट का मैं कोशिश करूंगा साथ अगर होगा तो, अदरवाइज अलग तीनों क्लास अलग रखेंगे, तो वो प्लान करने के बाद पता चलेगा, ग्रुप में आ जाएगा वो कल। ठीक है। सर लेट से अगर पीएचडी में आईआईटी से 5 साल में कंप्लीट कर लिया तो आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, ओके, इज इट बेटर देन गेटिंग 5 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टैटिस्टिक्स जॉब इंस्टीड। ओके, अब आपका मतलब ये अपना इंटरेस्ट है, देखो पीएचडी अगर आप करते हो एकेडमिक में आओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, एकेडमिक इन सेंस कोई यूनिवर्सिटी अगर आप ज्वाइन करोगे तो उनका अपना गवर्नमेंट का एक पे स्केल है, जैसे इनिशियल सैलरी जो होती है किसी गवर्नमेंट से जो ज्वाइन करोगे तो गवर्नमेंट ने लेवल डिसाइड कर रखा है, तो लेवल 10 से स्टार्ट होता है, लेवल 10 का बेसिक पे 57,700 है, उसमें टीए डीए एचआरए अगर आप बाहर रहते हो तो ये सब मिलके ये जो 57,700 57,700 बेसिक पे है गवर्नमेंट में, इनिशियल सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेवल 10 पे चाहे कोई भी जॉब हो लेवल 10 की ये सैलरी है इनिशियल। फिर उसमें बाकी टी ए डी एच आर ए मिला के 1 लाख तक पहुंच जाता है, सब मिला के अराउंड 1 लाख रुपए। ठीक है। तो ये 1 लाख है। अब इसमें आपको गुजारा करना, उसमें टैक्स वुक्स कट जाएगा तो आपके अकाउंट में 90,000 के आसपास आता है सैलरी, है ना, 85 से 90,000 के बीच का आपको अकाउंट में मिलेगा पर मंथ। ये
असिस्टेंट प्रोफेसर का है। कॉर्पोरेट का अलग है, कॉर्पोरेट में स्किल पे काम होता है कि कंपनी को आप कितना अच्छा आउटपुट दे रहे हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। जो कंपनी आपको अच्छी सैलरी नहीं दे, आप कंपनी स्विच कर सकते हो। तो कोई कंपनी 10 लाख दे रही है, कोई हो सकता है आपको 20 लाख दे, कोई 40 लाख भी दे सकती है। तो ये आपके स्किल पे होता है कॉर्पोरेट में। सो इफ़ यू वर्क, जैसे आपने कहा कि 5 साल पीएचडी करें या 5 साल एक्सपीरियंस लेके हम आगे जॉब करें, है ना, स्टैटिस्टिकल जॉब। तो अगर आपको कॉर्पोरेट में ही लाइफ टाइम रहना है तो यू कैन टेक एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर देयर, तो ये भी एक ऑप्शन है, तो आप वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो। मेनली पीएचडी के बाद भी कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, उसके लिए हायर पोजीशंस होगा और उसके अलग रोल्स होंगे, बट वो भी बेटर है। अगर आपको एकेडमिक में आना है तो मनी इज़ नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे ना, 1 लाख रुपये आसपास मिलेगा, फिर हर साल 3% बढ़ता है, तो वो हर साल मान लो 2-3 हज़ार 4 हज़ार बढ़ता रहेगा, इस तरह का स्कीम है। जब रिटायर हो गए तो उसमें 3-3.5 लाख महीने का रहेगा, ये अराउंड असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं बता रहा हूँ कि जब तुम्हारी उम्र 60-65 साल हो रही होगी तब जाके सैलरी अभी के हिसाब से, फिर रिवाइज होते रहते हैं ना, जैसे अभी 7th पे कमीशन चल रहा है तो उसमें अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, तो फिर सैलरी हाइक हो जाएगी। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अभी जो लोग 65 के एज में हैं, मान लो 60 के एज में है, प्रोफेसर हैं, तो उनकी सैलरी अराउंड 3.5 लाख रुपए पर मंथ होगी, मतलब है ना, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ है। जो जो शुरू कर रहे हैं जैसे हम जैसे लोग, तो जो शुरू कर रहे हैं उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है सब मिला के, इस तरह से है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट में अलग है, जैसे प्राइवेट में बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी आप ज्वाइन करोगे तो उसकी इनिशियल सैलरी वो भी गवर्नमेंट पे स्केल फॉलो करती है, बट दे गिव लेवल 12। तो लेवल 12 पे गवर्नमेंट में इंसान 3-4 साल बाद जाएगा, वहाँ लेवल 12 का मतलब आपकी सैलरी 1.5 लाख, मतलब 1,60,000 1,70,000 होगी महीने की लेवल 12 पे, मतलब 1 लाख, हाँ 70-80 हज़ार के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट मैं रफली बता रहा हूँ, 10-5 ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 1,70,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। तो बिट्स पिलानी जो एक इंस्टीट्यूट है, तो वो इनिशियल सैलरी पीएचडी के जस्ट बाद अगर तुम ज्वाइन करोगे, अगर वो तुम्हें लेती है तो वो लेवल 12 से ही शुरू करती है। गवर्नमेंट स्टार्ट करती है लेवल 10 से, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहती है अपने इंस्टीट्यूट को, तो दे मतलब लोभ दे रहा है लोगों को कि भाई तुम अच्छा कैंडिडेट हो, आओ हम तुम्हें लेवल 12 पे शुरू करेंगे। मतलब तुम्हारी इनिशियल सैलरी 1,70,000 के आसपास होगी इनिशियल सैलरी, अगर मैं ही बिट्स पिलानी ज्वाइन करता हूँ तो। अगर मुझे वो सुटेबल कैंडिडेट मानते हैं या मुझे सेलेक्ट करते हैं मुझे, तो अराउंड सैलरी मेरी 1,60,000 70,000 के आसपास होगी पर मंथ की वहाँ पे। इस तरह से है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट स्कीम्स हैं। कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, जैसे मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, बाकी जो छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ 50,000 भी मिलता है, 60,000 भी मिलता है, 40,000 भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, आपके जो स्किल्स हैं, इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है पीएचडी के बाद आप कहाँ जाओगे। तो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर ऑप्शंस आफ्टर पीएचडी करने के बाद, जो पूछ रहे हैं आप, है ना वेदांत। तो फॉलो अप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अगर ऐसा कुछ है तो। कॉर्पोरेट में था ना, कॉर्पोरेट में क्या ना, मनी का कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी को जितना ज़्यादा आप काम करके दोगे, कंपनी उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेगी। नहीं तो आपका, आप ज़्यादा स्किल्ड हो, कंपनी के कम पे कर रहे तो यू स्विच द कंपनी। ज़्यादा कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है कि कुछ साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, दे स्विच, सो दैट अपना हाई काफ़ी बनाते हैं। तो आपके मेहनत पे, स्किल पे और नॉलेज पे है, ठीक है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से टीचिंग फील्ड में स्कोप है, बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत जगह वैकेंसीज हैं टीचर। अभी तो देखो AIML में जो है पढ़ाने वाले चाहिए ना, ये सब स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कोर्सेज कौन पढ़ाएंगे, हम ही लोग पढ़ाएंगे। तो ये जितने डेटा साइंस डिपार्टमेंट है, AIML डिपार्टमेंट है, सब में स्टैटिस्टिक्स वाले लोग तो चाहिए ही। तो बहुत स्कोप है, बहुत डिमांड है स्टैटिस्टिक्स के टीचिंग का, तो स्कोप है। यस, कॉलेज में वैकेंसी फिल नहीं होती हैं कई जगह, है ना, लोग कैंडिडेट भी नहीं आते हैं। इवन जैसे एडवर्टाइजमेंट निकलता है, मैं देखता हूँ कहीं 1 पोस्ट 2 पोस्ट हैं तो 4-5 लोग आते हैं, इस तरह से हैं, इतना भी नहीं है। जबकि मैथ्स में तुमको 2-4 पोस्ट होते हैं, 200 लोग आ जाते हैं। जितने लोग मैथ्स में हैं मार्केट में, स्टैट्स में कम लोग हैं मार्केट में, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉर्पोरेट चले जाते हैं इसीलिए। अगर कहीं पीएचडी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब नहीं मिला फिर, तो वही, नहीं मिला तो देखो, पीएचडी के बाद आपके पास अपना, आप कुछ कर सकते हो, अपना कॉलेज खोल सकते हो, कोचिंग खोल सकते हो, या कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि आईआईटी से तुम पीएचडी किया तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक तो आईआईटी का टैग बहुत वो है, तो ऐसे ही तुम्हें कहीं ना कहीं रिक्रूट, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जैसे SRM इंस्टीट्यूट्स हैं, या ये लोग VIT, है ना, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब जो बहुत सारे इंडिया में प्राइवेट जो टॉप इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट पे के लिए ऑलमोस्ट फॉलो करती है, गवर्नमेंट से बेटर ही जनरली पे करती हैं। जो अच्छी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे मैं बात कर रहा हूँ शिवनादर हो गया, या इधर पंजाब में जैसे है, कौन से जहाँ हरीश गर्ग सर हैं, तो ये लोग जो है ना, तो इन लोगों का अलग एक मतलब वो जनरली कोशिश करते हैं, ये लोग दे पे मोर देन द गवर्नमेंट पे स्केल, सो दैट वो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, देन दे प्रेफर गवर्नमेंट, वो इस तरह से हैं। तो वहाँ पे अच्छी सैलरी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी।
सो पीएचडी करके आप बेरोजगार नहीं रहोगे, इसकी गारंटी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में इजिली। बट ये है कि आपके अंदर नॉलेज हो, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हो, रिसर्च स्किल हो। जैसे प्रोफेसर बनने का मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं है, आपको टीचिंग भी करना है, रिसर्च भी करना है, फिर तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है। तो ये 3 काम होते हैं प्रोफेसर के। क्लासेस तो डेली 1-2 घंटे की होती है, मैक्सिमम 3 घंटे की होगी, उनका रोल डिसाइडेड है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसको आई थिंक मुझे लगता है 16 घंटे की क्लासेस लेनी है एक सप्ताह में, ऐसा रहता है। एसोसिएट है 12 घंटे की, प्रोफेसर है 8 घंटे की वीक में। तो इस तरह के है। तो बाकी आपको रिसर्च भी करना है, पीएचडी स्टूडेंट को गाइड भी करना है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होंगे, वार्डन होंगे, आप डीन होंगे, या डिफरेंट है ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उसमें होंगे। तो प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे टीचिंग, रिसर्च एंड सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी आपको मतलब उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये सब रहता है, ठीक है। ये मेनली गेट वालों के लिए है। एंड कैसे पे करते हैं इन प्राइवेट कॉलेज, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के बाद स्कोप? हाँ बता तो रहा हूँ, जैसे आप वो डिफरेंट जाके देखो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट के, आप रिक्रूटमेंट पे जाओ, उनका एडवर्टाइजमेंट खोलो, कभी ना कभी एडवर्टाइजमेंट आया होगा, पढ़ो उसमें कि क्या आप पे कर रहे हैं। मैं बताया तुम्हें, जैसे मान लो मैं भी आईटी मेसरा में अभी था, तो वहाँ अराउंड वो भी लेवल 10 पे करते हैं, तो वही आसपास 90,000 के आसपास सैलरी मिलेगी आपको पर मंथ पीएचडी के बाद। मैं भी वहीं पे, है ना। सो ये है। बिट्स पिला बीआईटी मिश्रा रांची में है, झारखंड में है, इनका कुछ ऑफ कैंपस भी है, वो अलग इंस्टीट्यूट है, और बिट्स पिलानी अलग है। बिट्स पिलानी में अराउंड इनिशियल सैलरी 1.5 लाख प्लस होगी, मैं ये कह रहा हूँ। गवर्नमेंट में 1 लाख के आसपास है। तो हर इंस्टीट्यूट का अपना एक पे स्केल है, या गवर्नमेंट में भी लेवल डिसाइड कर रखा है, तो कुछ लेवल 10 से स्टार्ट करते, कुछ लेवल 11 से, कुछ लेवल 12 से, वो एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है चीज़ें। बट पीएचडी के बाद प्राइवेट में जो बहुत अच्छे कॉलेज ने, जिसमें बहुत अच्छे बच्चे नहीं आ रहे, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो कम देते हैं, 50-60 हज़ार भी देंगे, है ना। जैसे अमेठी अभी कुछ दिन पहले आया था, तो वो ढूंढ रहे थे कैंडिडेट जिनको 60,000 70,000 पे जो काम कर सके, वो वैसे कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, कोलकाता वाले, अमेठी कोलकाता है, तो इस तरह से भी है। सो डिपेंड करता है, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, ये सब ठीक पे करती है, दिल्ली में जो है, तो उस तरह से है। तो डिफरेंट मतलब उनका क्योंकि प्राइवेट वाले रेवेन्यू बच्चों से जनरेट करते हैं, फिर वो फैकल्टीज़ को देते हैं, तो जितना वो जनरेट कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देते हैं। जो बहुत रेप्यूटेड है तो बहुत अच्छी सैलरी देती है ना। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया है, ठीक है जी। सो बाकी रह गया क्लासेस का। तो क्लासेस का शेड्यूल अभी है ना प्लान कर रहे हैं हम लोग कि कैसे है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, जैम की क्लासेस अलग चलेगी, गेट की अलग चलेगी, और नेट की अलग होगी, है ना। अभी मैं ये कर सकता हूँ, गेट नेट का चूंकि सिलेबस वही है, और गेट नेट में कॉमन बच्चे भी हैं, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी के लिए नेट की भी कर रहे हैं। तो गेट नेट का मैं कोशिश करूँगी। जैम में हमारा 3 बैच अभी चल रहा है ना, एकलव्या 1, एकलव्या 2 और भी एकलव्या 3 अभी शुरू करेंगे। तो आज तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कल से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेरीज है तो पूछो। इसमें अर्जुना 1 और इसका प्रयास 1, प्रयास 2, अर्जुना 2। तो ये अभी के लिए 5 रनिंग बैचेज हैं। तो मैं इसका शेड्यूल बना के भेजता हूँ, क्योंकि सब में अलग अलग टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो इसका मैं अभी शेड्यूल बना के तुम्हें भेजूंगा। एकलव्या 1, एकलव्या 2, एकलव्या 3, अर्जुना 2, प्रयास 2। तो ये रनिंग बैचेस हमारे अभी हैं। एक्चुअली हमारा 2 सेशन में काम चलता है, जैसे मैंने कहा होगा आप लोगों को कि कोई एक बैच ज्वाइन करोगे सारे फ्री, जैसे अभी। तो इस अभी क्या है ना, मेनली जैसे क्या होता है कि अभी ये चल रहा है, फिर जब जैम गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम लोग चलाते हैं CUET, ISI और CMI। तो उस समय ये एग्ज़ाम चलाते हैं। तो बाकी जैम के बच्चों के लिए, जो जैम बैच में उनके लिए फ्री रहेगा, उसको अलग से कुछ पे नहीं करना। आप इस बैच में भी रहोगे, आपको CUET, ISI, CMI इन सब का एक्सेस रहेगा, लाइव क्लास का, मॉक टेस्ट का, PYQ का, जो भी बैचेज चलेंगे, जो भी होगा सब मिलेगा आपको। तो ये मेनली ये जैम एग्ज़ाम तक, फरवरी तक ये रहता है, और फरवरी के बाद मई तक हमारा ये चलता है, फिर मई से हम इधर फोकस करते हैं। तो ये इस तरह ये एग्ज़ाम्स हम लोग चलाते हैं, जैम, गेट, नेट, CUET, ISI, CMI डेटा साइंस के लिए ये है। ISI 3 प्रोग्राम चला रहे हैं अभी हम, एम स्टैट्स, MSQMS और MSQE, क्वांटिटी इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। ये CUET में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स चला रहे हैं अभी हम, ओके। तो इस तरह से है। और कुछ क्वेरीज है किसी को, पूछिए। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी रहेगा, जी जी जी। टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा, 200 प्लस टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, एटलीस्ट 100 होंगे, फुल लेंथ भी एटलीस्ट 100 होंगे जी। और क्लासेस, हाँ, सारे 7 दिन क्लासेस लेता हूँ मैं। जैसे कभी छुट्टी पे कहीं गए तो क्लासेस नहीं होंगे, अदरवाइज मैं अवेलेबल हूँ, तो 7 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है, ऑल 7 डेज। एंड जैसे मैं कभी घर चला गया तो फिर वहाँ क्लास नहीं हो पाई, कभी ट्रिप पे चले गए कहीं, तो ऑफिशियल कहीं विजिट पे चले गए, तो उस बीच में क्लासेस 1-2 दिन 4 दिन कैंसिल रहेगी, वो अलग है। अदरवाइज क्लासेस 7 दिन चलेगी, ये रहेगा। क्योंकि ये मैनेज हो जाता है ना, फिर जब छुट्टियाँ होती तो वो संडे मैनेज हो जाता है। तो क्लासेस ऑल 7 डेज रहेगी,
मतलब सब महीना में 30 दिन, सप्ताह में 7 दिन रहेगी। अब मैं छुट्टी पे हूँ तो अलग बात है, अगर अवेलेबल हूँ तो सारी क्लासेस चलती रहेंगी डेली। ठीक है जी। सो बाकी रह गया सिलेबस स्टार्ट कहाँ से करना, अब ये थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके लिए जो बच्चे एकलव्या 1 वाले तो उनको पता ही है। जैसे मैं अगर एक बार फिर से मैं जैम को एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि क्या कहाँ चल रहा है। जैसे जैम में एकलव्या 1 है तो इसमें मैथ्स पूरा खत्म हो गया है, मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसमें स्टैट्स में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है एकलव्या 1 बैच में, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में प्रोबेबिलिटी हो गया है, यूनिवेरिएट वाला पार्ट हो गया है। अभी मल्टीवेरिएट स्टार्ट मैं करने वाला हूँ मंडे से। ठीक है। तो ये है। एकलव्या 2 का क्या स्टेटस है? सो एकलव्या 2 में इंटीग्रल कैलकुलस अभी चल रहा है, मैथ्स में इंटीग्रल अभी रनिंग है। इसमें भी ये पार्ट हो गया है, प्रोबेबिलिटी यूनिवेरिएट हो गया, मल्टीवेरिएट स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं एकलव्या 1 2 को मंडे से हो सकता है मर्ज कर दूंगा। तो ऐसा कुछ प्लान होगा। आई थिंक लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। तो ये बंद हो जाता है अचानक। तो इस तरह से है। एकलव्या 3 में अभी सब कुछ स्टार्ट होना है, तो फुल सिलेबस पूरा होगा अभी। ठीक है। अर्जुना, जो अर्जुना वाले बच्चे हैं, जो ओल्ड बच्चे हैं, तो एकलव्या 1 2 में कर ही रखे होंगे मोस्टली कंटेंट, तो आप आगे कर सकते हो। एंड जो प्रयास वाले बच्चे हैं तो उनका तो पूरा सिलेबस फिर से होना है। तो अभी होना है तो बैच का अलग टाइम करता हूँ। अब देखो आप लोग बताओ कहाँ से क्या, कुछ लोगों का सजेशंस है तो आई कैन कंसीडर दैट। मेनली अभी इसलिए भी खड़ा हूँ मैं कि आप लोग क्या चाहते हो, तो जो बच्चे लाइव में वही बताएंगे क्या चाहते, कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उस तरह से है। हाँ, एक्सपेक्टेड यही है दीपक कि जो 30-70 था, 30 स्टैट्स पोर्शन, 30 मैथ्स पोर्शन, अभी एक्सपेक्टेड यही है कि 75 स्टैट्स पोर्शन, 25 मैथ्स पोर्शन, क्योंकि स्टैट्स का सिलेबस बढ़ गया है थोड़ा सा। तो इस तरह से है। ठीक है। और कुछ क्वेरी है जी आप लोगों को जो पूछना हो? बेनिफिट्स आफ्टर गेटिंग आईआईटीज फॉर पीएचडी। देखो फेलोशिप तो उतनी ही मिलती है जितना यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो और बाकी पीएचडी, एक तो आईआईटी का रेपुटेशन अच्छा है, तो आपका रिसर्च अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, आपकी डिग्री की मार्केट में सो कॉल्ड वैल्यू अच्छी होगी। कागज पे सब वैल्यू बराबर है, किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, आईआईटी से करना बराबर है कागज पे। लेकिन वैसे जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तो इंप्रेशन अच्छा होगा कि आप आईआईटी, क्योंकि रिप्यूटेशन इंस्टीट्यूट का है ना, तो आपका रिप्यूटेशन बेटर रहेगा। आईआईटी से की हो तो जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, आपके अंदर स्किल्स बेटर होंगे, क्योंकि आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, माहौल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बेटर है, सो ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी बेटर होगा। सो ये फ़ायदा है। बाकी फेलोशिप सेम ही मिलती है हर जगह ऑलमोस्ट। एक पीएमआरएफ स्कीम आईआईटी में है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है, आप सेलेक्ट होते हो, तो उसमें अच्छा है कि पीएचडी के दौरान आपको अराउंड पहले 2 साल 70,000 पर मंथ मिलता है। आई थिंक बढ़ गया है ये शायद, अभी 80 या 90 हो गया है, तो मैं ओल्ड बता रहा हूँ हमारे टाइम का। सेवन अभी बढ़ गया है शायद ना ये फेलोशिप फिर से। तो पहले 2 साल 70,000 पर मंथ मिलता है, अगले 1 साल 75,000, अगले 2 साल 80,000 पर मंथ मिलता है। तो ये पीएमआरएफ स्कीम अलग है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से कुछ बच्चों को लिया जाता है, सबको नहीं मिलता है ये। बाकी सीएस है और यूजीसी के फेलोशिप पे काम चलाना पड़ेगा, या इंस्टीट्यूट फेलोशिप पे। ठीक है। और कुछ क्वेरी नहीं है तो बाकी अपडेट मैं अभी ग्रुप में बता देता हूँ, ठीक है ना।
तो अभी थोड़ा सा प्लानिंग मुझे करना है, अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है तो हमने मतलब अभी तो है ना दिन भर में बिजी था कॉलेज में। सो यहाँ पे एक्चुअली तो अभी मैं जस्ट आया तो मैं प्लान करके बताता हूँ कि इसमें क्या कैसे मैनेज होगा। तो मेनली क्लासेस रेगुलर चलेगी, अभी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको शेड्यूल अभी ग्रुप में हम भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कंसर्न ग्रुप में हो। मैं फिर से प्रायोरिटाइज वही करूँगा, यू फोकस ऑन वन एग्जाम, फोकस ऑन वन बैच, और उसको प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ो। सिलेबस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके, चाहे रिकॉर्डिंग से हो या लाइव से हो या जैसे भी हो, बुक से हो इधर से, एज सुन एज पॉसिबल यू कंप्लीट योर सिलेबस, सॉल्व PYQs एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। देन आप मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो। बट एंट्रेंस निकालने के लिए एंट्रेंस के लेवल पर प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, चाहे वो जैम एस्पिरेंट हो, चाहे गेट या नेट के एस्पिरेंट हो। पैटर्न एग्जाम का आप लोगों को मैंने बता दिया ऑलमोस्ट क्या है, अभी बता रहा था ना कि गेट में एप्टीट्यूड आते हैं, जैम में नहीं आते हैं एप्टीट्यूड। ठीक, अभी जैम में डिस्क्रिप्टिव ऐड हो गया है, गेट में डिस्क्रिप्टिव नहीं है ना, तो ये थोड़ा बस डिफरेंस है। बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल है, कुछ पार्ट इधर उधर है, सिलेबस कंपेयर करोगे पता चल जाएगा। पर फिर भी जैम गेट का बैच हमारा अलग होगा, जैम गेट से। गेट नेट वाले कॉमन एस्पिरेंट्स होते हैं, क्योंकि जो गेट में वो नेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको PhD करना है या आगे प्रोफेसर बनना है, तो नेट निकालोगे तो गवर्नमेंट में MSc के बाद। अच्छा, जो बच्चे PhD कर लेते हैं तो नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। मान लो आपने किसी गेट से PhD कर लिया, गेट के थ्रू PhD कर लिया, PhD हो गई, तो उसके बाद नेट नहीं भी निकला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। PhD के बाद नेट नहीं चाहिए, जैसे आप सुनते होगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सो नेट क्वालिफाइड इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी एलिजिबिलिटी MSc है, MSc एंड नेट, तब जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अगर PhD हो गई तो नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। सो PhD अगर आपने कर लिया, सो यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर PhD, नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट लिखा था A और B, A में लिखा था MSc प्लस नेट हो, या B में लिखा रहता है PhD हो, ये चीज़ है। तो कोई एक होगा तो काम हो जाएगा। तो अगर आप PhD गेट के थ्रू भी कर लेते हो, नेट नहीं भी निकलता या निकालते, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, और डायरेक्ट जॉब कर सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी। ठीक है, PhD के बाद नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम नेट निकालते हो तो रिज्यूम में लिखने के लिए रहता है, बस एक्सपीरियंस रहता है, वही है बस। ठीक है, हाँ अभी एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी शुरू किया है गेट के थ्रू PhD में एडमिशन। जैसे DU में इस बार हमारा एक स्टूडेंट है जिसका कानपुर में भी एडमिशन हुआ था, देश दीपक, तो उसका IIT कानपुर में भी हुआ था, रोपर में भी हुआ था, DU में भी हुआ था, उधर मंडी में भी हुआ था। तो इन सब मतलब जो अच्छा कैंडिडेट है उसका हर जगह एडमिशन होता है, तो वो तो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेगा ना, तो उसने कानपुर में एडमिशन लिया, IIT कानपुर में PhD स्टैटिस्टिक्स में, देश दीपक, जिसने अभी शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका इंटरव्यू है, तो वहाँ से उसने MSc स्टैटिस्टिक्स में किया था, अभी कानपुर से PhD कर रहा है IIT कानपुर से। सो उसका DU में भी हुआ था, उसका गेट ही सिर्फ निकला था, तो गेट के बेसिस पे उसका अभी हुआ था। गेट में रैंक अराउंड उसका मुझे लगता है कि कितना में था, 150-200 में रैंक था, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट गेट में रैंक उसका कितना रैंक था देश दीपक का शिवा भाई? बताता हूँ, है ना। सो तो उसका DU में भी हुआ था। अच्छा, फेलोशिप का पूछ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज ना, क्योंकि गेट के थ्रू इंस्टीट्यूट फेलोशिप पे करती है, तो IIT वाले उतनी ही फेलोशिप पे करते हैं जो UGC या CSIR पे करती है, ये एजेंसी है, फंडिंग एजेंसी, UGC या CSIR। तो अभी आपको IIT में जो है फेलोशिप उतना ही मिलता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा नहीं है, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 20,000, ये पर मंथ आपको मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में PhD के लिए गेट के थ्रू 125। तो जो देश दीपक का रैंक 125 था, 125 रैंक था गेट स्टैटिस्टिक्स में इस बार, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसने MSc किया था राजस्थान से, ज़्यादा मुझे याद है, एंड 125 गेट में रैंक था, तो उसके बेसिस पे उसने अप्लाई किया डिफरेंट IITs में। तो उसके जैसे बताया मैंने, रोपर में हुआ था, मंडी में हुआ था, IIT कानपुर में हुआ था एडमिशन, मतलब ऑफर आया था, और DU से भी ऑफर आया था, तो उसने कानपुर ज्वाइन किया, 125 रैंक था। ठीक है, और इस तरह से है। ठीक है जी। सो ये बस अभी एक क्वेरी सेशन है, फर्स्ट क्लास में जस्ट इंट्रैक्शन लेता हूँ, सो दैट आई कैन नो यू कि अब क्या मतलब चाहते हो। सर मेरा एक छोटा कॉन्फ्यूजन था, मैं भेज सकता हूँ ग्रुप में? छोटा क्या? कॉन्फ्यूजन हाँ पूछिए ना, मतलब एक भेजिए, क्वेश्चन था। हाँ भेजिए भेजिए। बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ, गेट एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है। ठीक है, गेट गेट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड ही हो गया,
एप्टीट्यूड वही 9-10th वाले मैथ्स रीजनिंग आते हैं, तो आप थोड़ा ठीक से प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो 15 में से 10 प्लस यहाँ से ला सकते हो। बाकी इधर मैंने कहा अराउंड 20-25 मार्क्स के मैथ्स आते हैं, 60-65 मार्क्स के स्टैट्स आते हैं। तो इसमें से आप अगर 50-50% भी कोशिश करोगे तो अच्छा रैंक आ जाएगा। और 50 प्लस मार्क्स लाने का मतलब गेट में भी टॉप 10 रैंक में आना है, जैम में भी 50 प्लस मार्क्स लाने का मतलब टॉप 10 में आना है रैंक में, ठीक है। इस तरह से है जो आजकल एग्जाम का वो चल रहा है। अच्छा, ये तन्मय का क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्या पूछना है भाई तन्मय, इसमें बताओ। ठीक है, अभी मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेरी है, ठीक है, तो मैं ये स्टॉप करता हूँ। तो बाकी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो कल से एक शेड्यूल आ जाएगा क्लास का, आज बस है ना डिस्कशन था। सो अभी नेट का भी जस्ट एक ऐसे ही क्वेरी डिस्कशन है, तो आप जो गेट वाले बच्चे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं 1 घंटे वहाँ भी लूँगा, आज भी पढ़ाऊँगा नहीं। फिर क्लासेस का शेड्यूल कल से जारी हो जाएगा कि किस टाइम पे किस बैच की कौन सी क्लास होगी, क्योंकि मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स परिमल सर पढ़ा रहे हैं, कुछ बैच में मैथ्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, टाइम शॉर्टेज वैसा है, तो मैनेज करके आपको अभी शेड्यूल भेज दिया जाएगा। बाकी आपके जो सजेशंस होंगे यू कैन राइट इन ग्रुप, तो उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग। बट यही है कि एग्ज़ाम में अब 6 महीने बचे हैं जैम गेट के एग्ज़ाम में, और नेट का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होगा, अभी तो हुआ है जस्ट, तो दिसंबर में होना है। दिसंबर का भी अराउंड देख लो, टाइम तो है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5 महीने अराउंड है, 4-5 महीने हैं ये है। फिर आपको 5-6 महीने और मिलेगा जून के लिए, ठीक है। तो ये बैच जो है जून तक के लिए है, जून 2026 तक के लिए जो नेट का बैच चलेगा। तो जो गेट वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली मैंने कहा एक बैच में हो तो तुम्हारे सारे बैच का एक्सेस मिलेगा, सो इफ़ यू वांट टू, है ना, बट फोकस एक बैच पे रखो, उसको ढंग से तैयारी करो एक एग्जाम पे। बाकी यू कैन यूज कंटेंट, ऐप में सारे कंटेंट आपको दिखेंगे, किसी भी बैच का रिकॉर्डिंग आपको दिखेगा ऐप में, एक बैच में हर बैच की रिकॉर्डिंग दिखेगा, तो यू फॉलो देम, अगर जरूरत पड़े तो यूज़ करो। बट डोंट बी, मतलब ऐसा मत करो कि सारे तैयारी एक साथ कर रहे हैं, वैसा नहीं, एक एग्जाम को पर्टिकुलर फोकस करके उस पर फोकस करो, और वो बहुत अच्छा कर लोगे तो बाकी एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो खराब होगा, सब खराब होगा, ये है। तो इस तरह से है, थोड़ा ठीक से फोकस करके तैयारी करो, और एग्जाम आसान है, जैम भी आसान है, गेट भी आसान है, नेट भी आसान ही है, और ढंग से प्रिपेयर कर। नेट का थोड़ा पैटर्न थोड़ा वैसा है और लेवल थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़े मुश्किल लगता है बच्चों को, बट इतना मुश्किल नहीं कि क्वालिफाई ना हो, है ना, ये चीज़ है। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी यही है, अभी तो मेन इंट्रैक्शन है, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल से कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं भी, या परिमल सारी क्लास होगी वो भी। सो ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेनली ये जैम गेट का था, तो जैम का तीसरा बैच, और गेट का मतलब गेट वाले बच्चे ऑलरेडी एकलव्या 1-2 में भी हैं, और वही एकलव्या 3 में करने के बाद हमने अर्जुना का अलग से बैच स्टार्ट किया, उसमें गेट का अलग से कंटेंट पढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बाकी